हेलो नमस्कार। मैं गौतम सर आपके सामने लेकर आए हैं एक नया टॉपिक कि जीव जनन कैसे करते हैं। हम क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे ऑफिशियल चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो आते हैं हम लोग एक नया टॉपिक लेकर और नया टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है या प्रजनन क्या है। तो जनन या प्रजनन का अर्थ है, रिप्रोडक्शन का अर्थ है, रिप्रोडक्शन का अर्थ है कि अपने समान ही संतति उत्पन्न करना। क्या करना जी? अपने समान ही, अपने समान ही संतति उत्पन्न करना, उत्पन्न करना प्रजनन या जनन कहलाता है। प्रजनन या जनन कहलाता है। जैसे जैसे अगर मनुष्य है तो अपने जैसा मनुष्य का जन्म देगा। अगर कोई हॉर्स है, घोड़ा है, तो किसका जन्म देगा? घोड़े को जन्म देगा। अगर कोई बिल्ली है, अगर बिल्ली है तो किसको जन्म देगी जी? बिल्ली को जन्म देंगी। यानी कहने का अर्थ हमारा ये है कि प्रजनन या जनन क्या है कि अपने समान ही संतति उत्पन्न करना, आपका क्या कहलाता है जी? प्रजनन कहलाता है या आपका जनन कहलाता है चलिए अगर हम लोग बात करें कि जनन किस किस तरीके से हो सकता है, तो हम अगर देखें जनन के बारे में, किसके बारे में जी? जनन के बारे में अगर हम देखें तो जनन हमारा दो तरह का हो सकता है। एक होगा आपका सेक्सुअल, एक क्या होगा? सेक्सुअल होगा, और दूसरा होगा असेक्सुअल। दूसरा क्या होगा? असेक्सुअल। यानी एक होगा आपका लैंगिक, एक क्या होगा? लैंगिक जनन होगा। एक आपका लैंगिक जनन होगा और दूसरा होगा आपका अलैंगिक जनन। दूसरा क्या होगा जी? अलैंगिक जनन। दूसरा होगा अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन का अर्थ क्या है? लैंगिक जनन का अर्थ है कि आपका लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है जी? नर और मादा दोनों भाग लेंगे। अगर चूंकि हम जनन की बात कर रहे हैं तो हम अपना खुद का पढ़ रहे हैं, यानी मनुष्य की बात कर रहे हैं। और मनुष्यों के अंदर में अगर हम लोग बात करें तो मनुष्य में आपका शुक्राणु होगा और दूसरा आपका अंडाणु होगा। दूसरा आपका क्या होगा जी? अंडाणु होगा। शुक्राणु यानी इसको हम स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? स्पर्म। और अंडाणु का अर्थ है ओवम। और ये स्पर्म और शुक्राणु ये दोनों मिल करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं जी? जाइगोट का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं जी? युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो आप समझ गए होंगे जनन का अगर बात किया जाए तो जनन दो प्रकार से हो सकता है। एक आपका सेक्सुअल होगा, यानी लैंगिक होगा जिसमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों भाग लेंगे और दोनों मिल करके जाइगोट का निर्माण करेंगे। और ये जो हमारा जाइगोट है, ये जाइगोट जिसको हम युग्मनज बोलते हैं, ये आगे जाकर कोशिका में बनेगा, फिर उत्तक बनेगा, उसी के साथ अंग बनेगा, अंगतंत्र बनेगा और पूरा एक शारीरिक स्ट्रक्चर या बनावट बनकर तैयार हो जाता है। ठीक। अब दूसरा बात करते हैं असेक्सुअल, अलैंगिक। तो जो हमारा असेक्सुअल या अलैंगिक जनन है, इसमें न तो मेल गैमेट्स होंगे और न ही फीमेल गैमेट्स होंगे। इसमें कोई नहीं होता है, यानी इसमें न तो नर भाग होता है और न ही मादा भाग इसमें सम्मिलित होते हैं, तो ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि असेक्सुअल या अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है। चलिए हम यहाँ से हट जा रहे हैं। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर हम बात करें अलैंगिक जनन के बारे में, किसके बारे में? अलैंगिक जनन के बारे में अगर हम बात करें तो अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन।
अलैंगिक जनन का अगर हम बात करें तो अलैंगिक जनन में पहला है आपका विखंडन। पहला क्या है जी? विखंडन या फ्यूजन। पहला क्या है? विखंडन या आपका फ्यूजन, ठीक। दूसरा है आपका मुकुलन। दूसरा कौन सा है जी? मुकुलन। दूसरा कौन सा है? मुकुलन। तीसरा है आपका कायिक प्रवर्धक, कायिक प्रवर्धन। अगला कौन है जी? कायिक प्रवर्धन। तो विखंडन क्या होता है? विखंडन का अर्थ है कि अगर कोई एक जीव है या कोई एक कोशिका है, ये टूट करके, ये कोई अगर कोशिका है, ये नाभिक से टूट करके इस तरह से ऐसे हो गई यहाँ से, और टूट करके एक नए जीव का निर्माण कर दी, तो इसे हम क्या कहते हैं जी? विखंडन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं जी? विखंडन कहते हैं। और विखंडन का उदाहरण है आपका अमीबा। कौन सा उदाहरण है जी? अमीबा जो है किसका उदाहरण है? विखंडन का। अच्छा, विखंडन भी दो प्रकार के होते हैं। विखंडन भी आगे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका बहुविखंडन। एक क्या होता है जी? बहुविखंडन। और दूसरा होता है द्विविखंडन। बहुविखंडन का मतलब है कि जब जीव एक ही कोशिका से कई भागों में बढ़ जाता है तो उसे हम बहुविखंडन कहते हैं। जबकि द्विविखंडन का अर्थ है कि जब कोई कोशिका या कोई जीव दो भागों में टूटता है। तो आप बताइए, ये जो हमारा अमीबा है कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। तो अमीबा किसका उदाहरण है जी? द्विविखंडन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है जी? द्विविखंडन का उदाहरण है। अगला है आपका मुकुलन। अगला कौन सा है जी? मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है कि मानकर चलिए कि ये कोई जीव है, इसमें से कोई उभार ऐसे पैदा हो गया, ये उभार आगे जाकर बड़ा होगा और ये उभार आगे जाकर कट करके एक नए जीव का निर्माण करेगा। और यह जनन की विधि क्या कहलाएगी जी? यह अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। क्या कहलाती है जी? मुकुलन कहलाती है। और इसका उदाहरण आपका हाइड्रा है। इसका उदाहरण आपका कौन है जी? हाइड्रा है, ठीक। अगला है कायिक प्रवर्धन में क्या है कि सीधे आपके ऐसा प्रवर्धन जिसमें जड़ तना पत्तियां सीधे भाग लेती हैं, उसे हम क्या कहते हैं जी? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं जी? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और जब कायिक प्रवर्धन जिसमें सीधा जड़ से हो जाए, तना से हो जाए, पत्तियों से हो जाए, जैसे सीधा हम आलू बो देते हैं, आलू से आलू का निर्माण हो जाता है। अगला उसी तरह से आपका शकरकंद बो देते हैं, शकरकंद बो देते हैं सीधा। और एक पत्ती में ध्यान रखिएगा, ब्रायोफिलियम। पत्ती में ध्यान रखिएगा, ब्रायोफिलियम या इसी को बोलते हैं पत्थर चट्टा। इसी को क्या बोलते हैं जी? पत्थर चट्टा कहते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, बताइए विखंडन विधि द्वारा किसका जनन होता है? तो किसका जनन होता है जी? अमीबा का जनन होता है, जीवाणु का जनन होता है, प्रोटोजोआ का जनन होता है। अच्छा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया, बोलेगा द्विविखंडन विधि द्वारा भी किसका होगा? तो अमीबा का होगा। मुकुलन विधि द्वारा किसका होगा? तो हाइड्रा का होगा। किसका होगा जी? हाइड्रा का होगा। जबकि कायिक प्रवर्धन द्वारा, तो जिसमें जड़, तना, पत्तियां भाग लेती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं जी? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं जी? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे आलू, शकरकंद और पत्थर चट्टा, ठीक। चलिए आपको हम आगे दिखाते हैं। देखिए, जो चीज़ें वहाँ पे बताई हुई हैं आप यहाँ पर देख करके थोड़ा प्रयास करिए समझने का। वहाँ पे हमने समझा दिया है, अब यहाँ से आप खुद समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमने सबसे पहले विखंडन की विधि बढ़ाई है। विखंडन में क्या होता है? यह एकल कोशिकीय जीव में होगा, कोशिका विभाजन या विखंडन द्वारा नए जीवों की क्या हो जाती है जी? उत्पत्ति हो जाती है।
और यह किसमें किसमें होगा, जीवाणु में होगा और प्रोटोजोआ में होगा। किसमें होगा जी, जीवाणु में होगा और प्रोटोजोआ में होगा। और इसमें क्या होता है जी, यह सामान्यतः कितने भागों में विभक्त हो जाते हैं जी, 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे आपको ही बताया, ये मान लीजिए अगर आपका अमीबा है, ऐसा अगर अमीबा है तो ये अमीबा फिर जा कर के इस तरह से नए नए 2 भागों में क्या होगा जी, बट जाएगा, नए नए 2 भागों में बट जाएगा। अगला पॉइंट है, यानी कि विखंडन विधि द्वारा जीवाणु का, विखंडन विधि द्वारा जीवाणु के अलावा प्रोटोजोआ भी किस विधि द्वारा जी, विखंडन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, प्रोटोजोआ भी विखंडन विधि द्वारा। अगला अमीबा जैसे जीवों में कोशिका का विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, यानी कहीं से भी अमीबा में कोशिका का विभाजन हो सकता है। अगला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर विखंडन में पूछ देगा कि द्विविखंडन विधि द्वारा, कौन सा, द्विविखंडन विधि द्वारा किसका कौन सा जनन करता है, तो द्विविखंडन विधि द्वारा आपका जनन कौन करता है जी, तो अमीबा करता है। कौन करेगा जी, अमीबा करता है। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले विखंडन विधि लैंगिक जनन है कि अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है। अब अलैंगिक जनन में विखंडन का मतलब होता है कोशिका का टूट जाना, कोशिका का टूट जाना, कोशिका का टूट जाना। इसके उदाहरण होंगे जीवाणु, इसके उदाहरण होंगे प्रोटोजोआ और इसके उदाहरण होंगे साथ साथ में अमीबा। लेकिन विखंडन भी 2 भागों में होता है, एक होता है द्विविखंडन और दूसरा होता है बहुविखंडन। तो द्विविखंडन का उदाहरण कौन होगा जी, अमीबा होगा। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, अमीबा में विखंडन किसी भी तल द्वारा हो सकता है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, अगला पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, कुछ एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरण के लिए काला जार के जो रोगाणु होते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लेशमानिया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि काला जार किसके कारण होता है, तो लेशमानिया के कारण होता है। किसके कारण होता है जी, लेशमानिया के कारण होता है। किसके कारण होता है जी, लेशमानिया के कारण होता है। कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना पाई जाती है और ऐसे जीवों में द्विविखंडन एक ही तल से निर्धारित होता है। एक ही तल से क्या होता है जी, निर्धारित होता है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर आपसे पूछेगा कि अमीबा में एक तल से कि 2 तल से, तो अमीबा में जो है किसी भी तल से हो सकता है, जबकि लेशमानिया जो काला जार रोगाणु है उसमें अगर पूछेगा तो आपका जो कोड़े की समान संरचना होगी। इसका मतलब है इसका मतलब है ये जब भी इसका विखंडन होगा तो इस कोड़े वाले समान से होगा। इसका मतलब है कि इसका तल का है जी, निर्धारित है। जबकि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे एक अन्य कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं जी, बहुखंडन कहते हैं। इसका मतलब यहाँ से 2 बात ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि मलेरिया किसके कारण होता है जी, तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। जबकि इसका वाहक कौन है, इसका वाहक कौन है, तो इसका वाहक है मादा एनोफिलीज। क्या नाम है जी, मादा एनोफिलीज मच्छर। कौन सा मच्छर है जी, मादा एनोफिलीज मच्छर इसका वाहक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी मच्छर हैं उसमें जब भी अगर खून चूसने की बात आएगी तो खून कौन चूसेगा, मादा चूसेगी। कौन चूसेगी जी, मादा चूसेगी। जबकि नर क्या करते हैं, तो फूलों का सुगंध लेते हैं। नर क्या करेंगे जी, फूलों का सुगंध लेते हैं। जबकि मादाएं आपका क्या चूसेंगे जी, वो आपका खून चूसती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे अगर इससे रिलेटेड मान लीजिए कुछ और क्वेश्चन आपसे करा दें, जैसे अगर हम पूछें कि डेंगू किसके कारण होगा, डेंगू किसके कारण होगा, तो डेंगू जो है, डेंगू मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है। किसके काटने से होता है जी, मादा एंडीज मच्छर के
मच्छर के काटने से होता है। अच्छा, जब डेंगू होगा तो किस पे इफेक्ट पड़ता है? तो ब्लड के जो बिम्बाणु का भाग है, कौन सा है जी? ब्लड का भाग है बिम्बाणु, जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लेटलेट्स कहते हैं। ये प्रभावित हो जाता है और इसकी संख्या 1 लाख से नीचे हो जाती है। इसकी संख्या 1 लाख से क्या हो जाती है जी? नीचे हो जाती है। तो कई चीज़ें हैं, कई चीज़ें हमने बताई। देखिए, पहला पॉइंट, अगर हम लोग बात करें विखंडन का, किसका बात करें? विखंडन का। तो विखंडन में क्या होता है? एक ही समान जीव या कोशिका का 1 से 2 भागों में टूट जाना आपका क्या कहलाता है जी? विखंडन कहलाता है। विखंडन किस में होगा? जीवाणु में होगा, आपका प्रोटोजोआ में होगा और इसके साथ साथ ही आपका अमीबा में होगा। लेकिन विखंडन भी 2 प्रकार के हैं। पहला है द्विविखंडन और दूसरा है बहुविखंडन। द्विविखंडन अगर आपसे पूछा जाए कि किस में होगा, तो अमीबा में होगा, जबकि बहुविखंडन अगर आपसे पूछा जाए तो प्लाज्मोडियम में होगा। किस में होगा जी? प्लाज्मोडियम में होगा। अगला क्वेश्चन कि एक ही तल से अगर बात करें, किसका बात करें? एक ही तल से बात करें कि विखंडन किस में होगा, तो लेशमानिया में होगा। लेशमानिया जो है कारक है किसका? कालाजार का। किसका कारक है जी? कालाजार का है। जबकि अगर अमीबा का बात करें तो इसका विखंडन किसी भी तल द्वारा हो सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये आप समझ ही गए होंगे कि जो प्लाज्मोडियम है ये जो है मलेरिया होता है। इसका वाहक कौन है जी? मादा एनोफिलीज मच्छर है। जबकि डेंगू का बात करें तो इसका वाहक इसका किसके कारण होता है जी? मादा एंडीज मच्छर के कारण होता है। और ये किसको प्रभावित, किस अंग को प्रभावित करेगा? तो आरबीसी का ही भाग है आपका, ब्लड का ही एक भाग है, बिम्बाणु या प्लेटलेट्स, और उसको प्रभावित करता है और उसकी संख्या 1 लाख से क्या हो जाती है जी? नीचे हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अगला है आपका मुकुलन विधि। अगला कौन सा है? मुकुलन विधि। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि मुकुलन में होता क्या है। मुकुलन के अंदर में एक जीव होगा और जीव के ऊपर में उभार पैदा होगा। क्या पैदा होगा? बड निकलेंगे। क्या निकलेंगे जी? बड। जैसे देखिए, ये आपका हाइड्रा है, ये आपका क्या है जी? हाइड्रा है। ये आपका क्या है जी? हाइड्रा है। हाइड्रा से क्या निकला है जी? यहाँ पे एक उभार निकल गया। ये उभार धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा और यही जो मुकुलन है या मुकुल है, जो आपका बड है, इसको क्या बोलते हैं? बड। इसको क्या बोलते हैं जी? बड कहते हैं। ये आगे जाकर एक नए जीव का निर्माण कर देगा। एक क्या करेगा जी? नए जीव का निर्माण कर देगा। एक नए जीव का निर्माण कर देगा और यहाँ से कटने के पश्चात एक नया जीव हो जाएगा। और अब इस तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मुकुलन विधि द्वारा किस जीव का जनन होता है? तो आंसर क्या जाएगा जी? हाइड्रा जाएगा। आंसर क्या जाएगा? आपका आंसर क्या होगा जी? हाइड्रा होगा। चलिए आप यहाँ समझ भी गए होंगे कि क्या होता है जी? कोशिकाओं में विभाजन का आपका उभार विकसित होगा और वही उभार जो है आगे जा कर के एक नए जीव का क्या करता है जी? निर्माण कर देता है। चलिए आगे है आपका कायिक प्रवर्धन। आगे क्या है जी? कायिक प्रवर्धन या कलम करना। इसी को हम क्या बोलते हैं जी? कलम करना। इसी को हम क्या बोलते हैं जी? कलम करना। कायिक प्रवर्धन या इसी को हम क्या बोलते हैं जी? कलम करना। देखिए इसमें कौन कौन भाग लेता है? जड़, तना तथा पत्तियां भाग लेती हैं। क्या भाग लेती हैं जी? जड़, तना तथा पत्तियां भाग लेती हैं। अच्छा इससे होता क्या है? इससे जो है इससे होता क्या है? इस विधि को करने से, कायिक प्रवर्धन को करने से आपको बेहतर पेड़ पौधे का निर्माण हो जाता है। कलम वाले पौधे फल वाले मतलब ज़्यादा फल देंगे। फल के साथ साथ में फूलों का साइज बड़ा हो जाता है, आकर्षक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए यह पद्धति किस किस के लिए किया जाता है? तो केला, संतरा, गुलाब, चमेली इत्यादि पौधे के लिए इनका क्या किया जाता है जी? उपयोग किया जाता है। साथ साथ में अगर आप उदाहरण लिखें तो अड़हुल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी? अड़हुल भी लिख सकते हैं। अड़हुल भी इसी के अंदर में आता है।
उसके साथ साथ अगर बात करें तो गन्ना है, गुलाब है, अंगूर है, इत्यादि सब के सब जो हैं इस कायिक प्रवर्धन के ही क्या हैं जी, कायिक प्रवर्धन के ही उदाहरण हैं। आगे यह है, कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी होता है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान ही होते हैं। जैसे अगर आप अड़हुल को तोड़ दिए, अड़हुल को लगा दिए, तो क्या वो अपने जो मूल अड़हुल का पौधा था क्या उससे दूसरा हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप गन्ना को बोते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि गन्ना आपका जिस 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 लंबाई चौड़ाई का लगभग था वैसा ही आपको दिखाई देगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि वहाँ कुछ और बोया था, आप बाद में बो दिए तो कुछ और पैदा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो कायिक प्रवर्धन में ये बातें ध्यान रखनी है। साथ साथ में ये हमने पहले ही आपको बता दिया है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कायिक प्रवर्धन में याद रखिएगा ब्रायोफिलियम का जो पत्ता होता है, किसका पत्ता जी? ब्रायोफिलियम, या इसी का एक नाम है पत्थर चट्टा। इसी का एक नाम क्या है जी? पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा से जो है यानी ब्रायोफिलियम से, ब्रायोफिलियम की पत्तियां की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है और नए पौधे का क्या हो जाता है जी? निर्माण हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि ब्रायोफिलियम का पौधा अपना जनन किस विधि द्वारा करता है? अगर ऑप्शन में लैंगिक और अलैंगिक है तो आंसर आपका अलैंगिक जाएगा, जबकि अगर ऑप्शन में है कि विखंडन, द्विविखंडन, मुकुलन या कायिक प्रवर्धन तो आपका आंसर क्या जाएगा जी? कायिक प्रवर्धन जाएगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा जी? कायिक प्रवर्धन जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन का। किसका बात करते हैं जी? लैंगिक जनन का। तो देखिए, लैंगिक जनन, अगर हम लोग बात करें लैंगिक जनन का, किसका बात करते हैं जी? लैंगिक जनन का बात करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन का, लैंगिक जनन का, लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में आपका नर भाग भी होगा, नर भाग भी होगा और मादा भाग भी होगा। नर भाग भी होगा और साथ साथ में कौन सा भाग होगा जी? मादा भाग भी होगा। और दोनों मिल करके जाइगोट का निर्माण करेंगे। दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे जी? जाइगोट का निर्माण करेंगे, युग्मनज का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे जी? युग्मनज का निर्माण करेंगे। यानी नर के तरफ से स्पर्म आएगा, नर के तरफ से स्पर्म आएगा और मादा के तरफ से अंडाणु भाग लेगा। कौन भाग लेगा जी? अंडाणु भाग लेगा और तब जाकर के लैंगिक जनन होगी। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि मनुष्य के अंदर में, किसके अंदर बात कर रहे हैं जी? मनुष्य के अंदर में, मानव के अंदर में, तो मानव जो है, मानव का जो जनन होता है ये बीबी पोरस होता है। क्या होता है जी? बीबी पोरस होता है, यानी कि जरायुज होते हैं। क्या होते हैं जी? जरायुज होते हैं। जरायुज का क्या मतलब है जी? जरायुज का मतलब है कि हम सब जब पैदा हुए होंगे या बच्चा जो भी पैदा हुआ होगा, जो भी बच्चा पैदा होता है, तो क्या वो बच्चा पैदा होता है या अन्य जीवों की तरह अंडे से पैदा होता है? तो आपका आंसर होगा कि सीधे सीधे क्या पैदा होता है जी? बच्चा पैदा होता है, चाइल्ड पैदा होता है। इसका मतलब है कि हम सब के सब क्या हैं जी? वीवी पोरस हैं। इसका मतलब है कि हम सब क्या हैं जी? वीवी पोरस हैं। ठीक, अगला अगला पॉइंट है कि अगर जनन होगा तो जनन के लिए जितनी जरूरत नर अंग की है, नर जननांग की है, जननांग, नर जननांग की है, उतनी ही जरूरत किसकी है जी? मादा जननांग की है। किसकी है जी? मादा जननांग की है। किसकी है जी? मादा जननांग की है। जितनी जरूरत नर जननांग का है उतना ही जरूरत किसका है जी? मादा जननांग का है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अगला पॉइंट है
कि जो हम मतलब कि ह्यूमंस हैं, जो मानव है, ये यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है जी? ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। इसका अर्थ है कि मानव जो है एक लैंगिक होता है। मानव क्या होता है जी? एक लैंगिक होता है। मानव क्या होता है जी? एक लैंगिक होता है। अब मानव और यूनिसेक्सुअल एक लैंगिक होता है। अब एक लैंगिक का मतलब है कि नर के भाग अलग होंगे और मादा के भाग क्या होंगे जी? अलग होंगे। हम लोग में ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग बाईसेक्सुअल हों। आप बाईसेक्सुअल नहीं हो सकते हैं। बाईसेक्सुअल का अंदर मतलब है कि नर जननांग भी हो और साथ साथ में कौन सा हो जी? मादा जननांग भी हो। हम लोग में ऐसा नहीं होता है। हम लोग में चाइल्ड की उत्पत्ति के लिए चाइल्ड की उत्पत्ति के लिए मादा और नर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। दोनों की क्या होगी जी? ज़रूरत पड़ेगी। दोनों के जननांग की जरूरत पड़ती है। तो ह्यूमन्स आर क्या हैं जी? यूनिसेक्सुअल हैं, एक लैंगिक है। मतलब मतलब नर जननांग नर में और मादा जननांग किस में होगा जी? मादा में उपस्थित होगा। किस में होगा जी? मादा में उपस्थित होगा। अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट में देखते हैं। अगर हम लोग बात करें कि नर जननांग की बात करें, किसका बात करें जी? नर जननांग की बात करें। नर जननांग की बात करें। नर जननांग, अगर हम लोग नर जननांग की बात करें, किसकी बात करें? नर जननांग की बात करें तो आपका इसके अंदर में आपका भाग कौन कौन सा है? तो पहला भाग है आपका सीसन, पेनिस। पहला भाग कौन सा है जी? सीसन है, पेनिस है। अगला भाग आपका अगला भाग है आपका हेलो, साउंड में कोई इशू आ गया है क्या?